इंतकाल हो जाता है। बाबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर तक मुगलों ने एक शानदार सल्तनत हिंदुस्तान में कायम की, लेकिन औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल से लेकर 1857 की जंग तक ये 150 साल हैं जो मुगलों के जवाल के दौर समझे जाते हैं, और 1857 में इस पूरी सल्तनत का चिराग कुल हो जाता है। जिस दौर में औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल होता है उस वक्त मुगल हुकूमत अपने पूरे उरूज पर होती है। बंगाल से लेकर तकरीबन काबुल की सरहद तक और नीचे साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट मैसूर तक ये तमाम इलाके मुगल हुकूमत में आ जाते हैं। इससे वसी मुगल हुकूमत इससे पहले कभी नहीं बनी थी। लेकिन औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद पे दर पे दिल्ली के तख्त पर इतने बादशाह तब्दील होते हैं कि मुगल हुकूमत का शिराजा बिखर जाता है। आने वाले हुक्मरान साहिब मीरास पदर नहीं होते, बाप की मीरास को इस तरह जाया करते हैं कि मुसलमान मिल्लत का शिराजा बिखरने लगता है। आइए इस दौर का थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी कुव्वतें दिल्ली की मुसलमान सल्तनत के लिए खतरा बनी हुई थी। यह वो दौर था कि जब 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी बंदरगाहें बनाने की कोशिश कर रहे थे। बंगाल में उनका असर रसूख शुरू हो चुका था और वहां इन्होंने फोर्ट विलियम के नाम से अपना एक किला बना लिया था और वो पेशकदमी करके बंगाल के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा रहे थे। अंग्रेजों के अलावा जो दूसरी बड़ी ताकत और सबसे खतरनाक ताकत मुगलों के लिए खतरा बनी हुई थी वो मरकजी इंडिया से मरहटों की ताकत थी। मरहटे ब्राह्मण हिंदू थे और उनके सरबराह शेवा जी ने कुछ अरसा पहले एक मजबूत रियासत कायम कर ली थी और औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद ये पूरे सेंट्रल इंडिया में फैलकर अपने आप को चारों तरफ फैला रहे थे और मुगलों के लिए इंतहाई खतरा बन गए थे। मराठों की जंग अंग्रेजों से भी हो रही थी और तीसरी तरफ फ्रांसीसी फौजें जो अंग्रेजों के मद्दे मुकाबिल थी उन्होंने भी हिंदुस्तान में अपना असर रसूख कायम करना शुरू किया और फ्रेंच और मराठे अलायंस हो गए थे, आपस में दोस्ती थी, आपस में मिलिट्री अलायंस इन्होंने बना लिया और इसके नतीजे में ब्रिटिश और मराठों की लड़ाई थी और मराठे और मुगलों की लड़ाई थी और पंजाब में सिख अपनी ताकत को जमा करके एक दफा फिर सर उठाने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन इसी दौर में अफगानिस्तान में एक नई डायनेस्टी कायम होती है, एक नया हुक्मरान एक नई सल्तनत कायम करता है, उसका नाम अहमद शाह अब्दाली होता है। अहमद शाह अब्दाली जिस हुकूमत को कायम करता है उसको दुर्रानी डायनेस्टी भी कहा जाता है और अहमद शाह अब्दाली का दूसरा नाम अहमद शाह दुर्रानी भी है। यह वो सल्तनत जो आज के पाकिस्तान से लेकर एशिया वस्ती तक और तमाम अफगानिस्तान और खुरासान के इलाकों को कवर करती है, एक बहुत बड़ी डायनेस्टी की सूरत में नमूदार होती है। इस दौर में तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम होती है, मगर ईरान की सफवी डायनेस्टी भी अपने आखिरी दमों पर होती है और नादिर शाह के हाथों उसका खात्मा होता है। मगर नादिर शाह के कत्ल के बाद उसकी तमाम सल्तनत भी जो पर्शिया, अफगानिस्तान, खुरासान और पाकिस्तान के आज के इलाकों पर मुश्तमिल है, ये अफगानिस्तान के नए बादशाह अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ जाते हैं। ये तमाम औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद 18वीं सदी के पहले 50 सालों के दौरान के वाक़े हैं। इसके अंदर एक तरफ जैसे अर्ज किया कि अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत मुनज़्ज़म हो रही होती है, सिख ताकत पकड़ रहे होते हैं और मराठे अपने उरूज पर पहुंच चुके होते हैं और मुगल सल्तनत का हाल यह होता है कि पै दर पे बादशाह दिल्ली में तब्दील किए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में कई मरतबा अहमद शाह अब्दाली सिखों की सरकोबी के लिए पंजाब आते हैं, क्योंकि लाहौर को सिखों से खतरा था, बल्कि सिखों ने कब्जा भी कर लिया और अहमद शाह अब्दाली को मुख्तलिफ वक्तों में आकर सिखों से झड़पें करनी पड़ी। एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्होंने अमृतसर जाकर भी सिखों की सरकोबी की, जिसके नतीजों में सिखों और अफगानों के दरमियान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। अहमद शाह अब्दाली को आज की जदीद तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी दी जाती है कि आज के जदीद अफगानिस्तान को कायम करने वाले अहमद शाह अब्दाली थे। अफगानिस्तान एज ए नेशन स्टेट, एक ऐसे मुल्क की हैसियत से पहली मरतबा जिसका नाम अफगानिस्तान रखा गया, वो अहमद शाह अब्दाली के दौर के बाद की बात है। इस फितनों वाले दौर में मुसलमान मुकम्मल तौर पर हर किस्म की सियासी और रूहानी क़यादत से महरूम थे, मगर अल्लाह ताला को मुसलमानों के हाल पर रहम आता है और औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल से कुछ पहले 1703 में एक वजूद की पैदाइश होती है जो आगे जाके तारीख में शाह वलीउल्लाह के नाम से मशहूर होते हैं। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी, जिन्होंने अकबर को उसके दीन इलाही के फितने से रोकने के लिए जिद्दोजहद की और उसके बाद आने वाले वक्त के लिए इस्लाम को हिंदुस्तान में मुस्तहकम किया,
اس کے بعد شاہ ولی اللہ کا وہ وجود تھا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک دفعہ پھر نئی زندگی عطا کی. اپنے دور کے بلکہ آنے والے کئی سو سال کے جینیس، ریوائولسٹ اور عالم، محدث، مفسر اور ایک پولیٹیکل اور ملٹری اسٹریٹجسٹ شاہ ولی اللہ غیر معمولی روحانی وجود تھے. علامہ اقبال نے بہت زیادہ اثر مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور مولانا جلال الدین رومی سے لیا ہے. ہندوستان نے حقیقی معنوں میں اس دور میں جو 3 ریوائولسٹ پیدا کیے ہیں، مفکر اور دانشور پیدا کیے ہیں، اور روحانی وجود جنہوں نے امت کی تقدیر بدل کے رکھ دی، وہ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال نے. حضرت شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا. وہ اس لیے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خوشخبری دی تھی ان کی پیدائش کی، اور اس بات کی بھی کہ یہ ایک ولی اللہ ہوں گے اور امت کے لیے بہت بڑے کارنامے انجام دیں گے. شاہ ولی اللہ اپنی تربیت کے لیے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ میں طویل عرصہ قیام کے بعد علوم دینیہ کو حاصل کرتے ہیں، وہیں پر ایک روحانی واردات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب میں ملاقات ہوتی ہے، اور حضور حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان واپس لوٹ جاؤ اور تم سے وہاں بہت بڑے کام لیے جائیں گے. اس حکم اور اس اذن کے ساتھ آپ ہندوستان واپس تشریف لاتے ہیں، اور اس انتشار کے دور میں مسلمانوں کو روحانی، دینی، مذہبی اور سیاسی قیادت دینے کے لیے ایک طویل علمی کام شروع کیا جاتا ہے. آپ 51 کتابیں لکھتے ہیں عربی اور فارسی کی، جو آج بھی ماسٹر پیسز ہیں. شاہ ولی اللہ وہ پہلے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، کیونکہ اس وقت مسلمان عام طور پہ فارسی سمجھتے تھے اور مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے تھے. تو اس غیر معمولی کام کو کرنے کے لیے بھی یہ سعادت شاہ ولی اللہ کے نصیب میں آئی. یہ حیرت انگیز بات ہے کہ تمام سنی مسلمان مکتبہ فکر شاہ ولی اللہ کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا بریلوی. اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ ایک غیر معمولی سیاسی مدبر اور مفکر بھی تھے. آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کے نواسے شاہ اسماعیل شہید سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے سید احمد شہید کی تحریک میں بالاکوٹ پہ شہید ہوتے ہیں. جو جہادی تحریک کا آغاز شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، طویل عرصے تک ہندوستان میں اس کی بازگشت سنائی دیتی رہتی ہے، مگر جو علمی کام آپ نے کیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے اور ایک غیر معمولی مثال اور نشان کے طور پر ملت کا عظیم علمی سرمایہ ہے. ان علماء کے بارے میں عام طور پہ صرف یہ کہ یہ درس و تدریس، خانقاہوں کے نظام کو چلانا اور تزکیہ اور تربیت میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. لیکن یہ بات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ان تمام سلاطین کی تاریخ میں، جن کو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کہ ان تمام سلاطین پر غیر معمولی اثر ہوتا تھا ان فقراء اور اولیاء کا، اور یہ اپنی روحانی تائید سے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے تھے. حضرت معین الدین چشتی نے روحانی طور پر شہاب الدین غوری کی مدد کی، اور اپنی روحانی تائید سے وہ تمام فیصلے اور خوشخبریاں پہلے سنا دی تھی کہ جو شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کی جنگ میں ہونے تھے. اسی طرح دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑا روحانی کردار اس کے بعد ادا کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان کا ایک تاریخ میں ایک عجیب واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے نوٹ کیا ہے کہ جب بادشاہ تغلق ان کو دہلی سے نکالنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے اور ان کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے پہلے آپ دہلی خالی کر جائیں، تو نظام الدین اولیاء وہ مشہور جملہ کہتے ہیں جو آج بھی ضرب المثل ہے اردو اور فارسی میں، یعنی ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے. اور جب یہ جملہ آپ ادا کرتے ہیں، بادشاہ تغلق کا محل گر جاتا ہے اور وہ اس کے اندر دب کے ہلاک ہو جاتا ہے. جس بات کو ہم بار بار ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جیو پالیٹکس اور ملٹری اسٹریٹجی کے جو روحانی ڈائمنشن ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور ہندوستان میں جب دعوت و تبلیغ کا کام ان فقراء اور اولیاء نے کیا تو ساتھ ساتھ یہ جیو پالیٹکس میں بھی روحانی طور پر بہت غیر معمولی دخل دیا کرتے تھے. شاہ ولی اللہ اپنے وقت کے وہ فقیر تھے کہ جنہوں نے اس وقت کی سیاست، ملٹری اسٹریٹجی اور جیو پالیٹکس کو تبدیل کرنے کے لیے ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی غیر معمولی دخل دیا. 1757 میں نواب سراج الدولہ بیٹل آف پلاسی میں انگریزوں کے ہاتھ غداری سے شکست کھاتے ہیں اور جیل میں شہید کر دیے جاتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی اب مکمل طور پر بنگال کی قابض ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد جب مغلوں نے کوشش کی دوبارہ بنگال ریکور کرنے کی اور بیٹل آف بکسر میں ان کو شکست ہوتی ہے، تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے بہت بڑے صوبے بنگال پر قابض ہو کر براہ راست ٹکر لینے لگتی ہے مسلمان مغل حکومت کے ساتھ. 1757 کے بعد
1759 में मराठे बराह रास्त दिल्ली पर हमला करते हैं और पूरे दिल्ली को ताराज कर दिया जाता है। मुगल हुकूमत का चिराग तकरीबन बुझने वाला होता है। इस कदर आफतें उस वक्त मुसलमानों पर पड़ रही होती हैं कि अगर मुसलमानों को कोई मजबूत सियासी क़यादत और एक मजबूत तलवार उनकी हिफाजत न करती तो मुसलमानों की बेखकनी पूरे हिंदुस्तान से बहुत जल्दी हो जाती। देखिए, यह बात आप तारीख में देख चुके हैं कि हमेशा अपने वक्त के फुकरा और औलिया की निगाह अपने वक्त के किसी ऐसे सुल्तान पर पड़ती है जिस पर अल्लाह ताला कोई खास फजल और करम करना चाहता है। हमने नूरुद्दीन जंगी की मदीना कैंपेन में यह बात देखी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ ला के नूरुद्दीन जिंदगी का इंतखाब किया कि वो मदीना जाकर उन सलीबियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान में इस्लामी रियासत को कायम करने के लिए शहाबुद्दीन गौरी को बुलाया भी और रूहानी तायद भी की। इसी तरह अब इस दौर में कि जब औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो चुका होता है और मुसलमान सल्तनत 18वीं सदी के दरमियान ही में खत्म होने वाली होती है, तो शाह वलीउल्लाह की निगाह अहमद शाह अब्दाली पर पड़ती है। एक कासिद के जरिए एक खत रवाना किया जाता है अहमद शाह अब्दाली की तरफ, जो उस वक्त कल्लात के पास मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा होता है। अहमद शाह अब्दाली को जब शाह वलीउल्लाह का खत मिलता है तो वो उसको चूम कर माथे से लगाते हैं और फौरन ही अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को एक मिलिट्री एक्सपीडिशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और साथ ही पूरी सल्तनत में ऐलान जहाद करा दिया जाता है मरहटों के खिलाफ। तमाम मुसलमान सल्तनत से हर मुसलमान मकतब फिक्र, मसलक और कौम के मुसलमान आके अहमद शाह अब्दाली की फौज में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। पश्तून, क़िज़लबाश, पर्शियंस, ताजिक, हत्ता के हिंदुस्तान के मुसलमान भी शामिल होते हैं उस फौज में जो बढ़ती है अब पानीपत के मैदान की तरफ। पानीपत का मैदान वो महाज बनता है जहां पे तारीख की एक अजीम जंग लड़ी जाती है। पानीपत का मैदान इससे पहले उस वक्त मशहूर हुआ था कि जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को मुगल हुकूमत के कयाम के वक्त यहां शिकस्त दी थी। अब मुगल हुकूमत के जवाल के वक्त इसको बचाने के लिए अहमद शाह अब्दाली और मरहटों का मुकाबला इस मैदान में होने जाता है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है और यह बात नोट कीजिएगा कि यह लड़ाई एक मुसलमान फौज और मुकम्मल तौर पर दूसरी हिंदू फौज के दरमियान होती है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर जंग इस 65 तक दोबारा नहीं होती। 1965 पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद वो मौका होता है कि जब मुसलमान और हिंदू फौजें बराह रास्त आपस में टकराती हैं। पानीपत में आइए दो का तवाज़ुन देख लेते हैं। जहां तक अफरादी कुव्वत का ताल्लुक है वो तकरीबन दोनों तरफ बराबर थे। मराठा भी तकरीबन 1 लाख फौज लाए थे और अहमद शाह अब्दाली के पास भी तकरीबन 1 लाख ही फौज थी। मगर इसके अलावा ताकत का तवाज़ुन बहुत बुरी तरह से मरहटों के हक में था। मरहटों के पास फ्रेंच डिजाइन की राइफल्ड तोपें थी जो उससे पहले कभी हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं की गई। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो फ्रांसीसियों ने मरहटों को दी थी इस जंग में पहली दफा इस्तेमाल की जाती है। ये 200 से जायद ये तोपें सबसे ज्यादा खतरा थी अफगान फौज के लिए। अहमद शाह अब्दाली के पास 60 तोपें थी जो स्मूथ बोर थी, लेकिन वो छोटी थी और उनकी रेंज भी कम थी। अगर आज आप उनमें से एक तोप को देखना चाहते हैं तो लाहौर म्यूजियम के सामने जो जमजमा तोप माल रोड पर खड़ी हुई है, ये उन तोपों में से एक तोप है कि जो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहटों के खिलाफ इस्तेमाल की थी। मरहटों के पास एक बहुत बड़ी तादाद में जंगी हाथी भी थे, लेकिन उसके मुकाबले में अहमद शाह अब्दाली के पास एक गैर मामूली हथियार था जो उससे पहले किसी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया था। मुसलमानों ने पहली मर्तबा ऊंटों के ऊपर लाइट आर्टिलरी माउंट कर दी थी। 2000 से जायद ऐसे ऊंट अहमद शाह अब्दाली की फौज में थे जिनके ऊपर लाइट कैनन्स माउंटेड थी, जिसकी वजह से यह मोबाइल आर्टिलरी आसपास फैलकर मुख्तलिफ इलाकों से दुश्मन पर फायर करने की सलाहियत रखती थी। मरहटों की आर्टिलरी ताकतवर भी थी और लॉन्ग रेंज भी, मगर वो फिक्स थी। उसकी पोजीशंस को दौरान जंग तब्दील नहीं किया जा सकता था। यह वो एडवांटेज था जो मुसलमानों के पास, जिसने आइंदा होने वाली जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया। पानीपत की लड़ाई के बाकायदा शुरू होने से पहले कुछ वाकयात होते हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। जब मराठा फौज
दरिया जमुना के किनारे पहुंचती है तो वहां पर मुसलमानों का एक छोटा सा गैरिजन होता है। अहमद शाह अब्दाली की फौज दरिया जमुना के इस पार होती है और यह गैरिजन परली तरफ होता है, और मराठे सबसे पहले इस गैरन को बिसीज करके इसके तमाम मुसलमानों को शहीद कर देते हैं। अहमद शाह अब्दाली इस तरफ से स्लॉटर को देखते तो हैं, लेकिन बीच में एक तेज तुंद दरिया होता है और किसी सूरत अपने गैरिजन की वो मदद नहीं कर सकते। इस स्लॉटर के बाद इस कदर जोश और खरोश मुसलमानों में पैदा हो जाता है कि गम, गुस्सा और इंतकाम की आग की वजह से अहमद शाह अब्दाली फैसला यह करते हैं कि पूरी फौज दरिया में उतरकर दरिया के परली तरफ जाकर मराठों का मुकाबला करेगी। वो अपना एक तीर निकालते हैं, उस पर कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़कर दम करते हैं और उस तीर को दरिया में फायर कर देते हैं। दरिया में उतर जाती है। मराठे ये बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे कि मुसलमान इस हालत में दरिया पार करके उनके उस कैंप के करीब आ जाएंगे कि जो उन्होंने मुसलमानों के गैरिजन को खत्म करने के बाद अपनी पूरी फौज के साथ लगाया था। दरिया पार करते ही मुसलमान फौज का तसादुम मराठों के हरावल दस्ते से होता है और उसको बुरी तरह कुचलकर पीछे धकेल दिया जाता है। इसके साथ ही मीरठ के करीब एक और डिटैचमेंट जो तकरीबन 10,000 मराठों पर मुश्तमिल होती है, वो मुसलमान फौज के नरगे में आती है और उसको पूरी तरह काट दिया जाता है। इसी दौरान तकरीबन 2,000 का एक लश्कर कि जो सिपाहियों की तनख्वाहें और रसद लेकर जा रहा होता है, उसको भी इंटरसेप्ट करके सप्लाई लाइन काट दी जाती है। कैफियत अब यह हो जाती है कि मुसलमान फौज बैटल ऑफ पानीपत के बाकायदा शुरू होने से पहले ही मराठे बहुत बुरी तरह नुकसान उठा चुके होते हैं। उनकी सप्लाई लाइन काटी जा चुकी होती है, उनकी तनख्वाहें मुसलमान लूट चुके होते हैं, उनकी डिटैचमेंट्स जो इनको मिलने के लिए आ रही होती हैं वो काट के अलग कर दी जाती हैं, और सबसे बढ़कर इनके और दिल्ली के दरमियान मुसलमान फौज आ जाती है। अब मराठों के पास और कोई रास्ता नहीं होता दिल्ली से सप्लाईज मंगवाने का, सिवाय इसके कि मुसलमान लश्कर के बीच में से होके जाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता मराठों के लश्कर में कहत पड़ना शुरू होता है। ये जंग, ये स्टेलमेट तकरीबन 1.5-2 महीने जारी रहती है, और फ्रस्ट्रेशन का यह आलम होता है कि मराठों के लश्कर में इख्तलाफात फैल जाते हैं। जो मर्सनरी आर्मी किराए के फौजी वो लेकर आते हैं, वो तनख्वाहें ना मिलने की वजह से बिदकते हैं, और अब हाल यह हो जाता है कि डेस्परेशन में मराठा कमांडर होलकर यह फैसला करता है कि अगर अब जंग ना की गई तो फौज शायद बगावत की वजह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। 1700 मराठे अपना आखिरी खाना लश्कर में खाते हैं और उसके बाद सफारा होकर मुसलमानों के सामने दोनों फौजें जमा हो जाती हैं। महाज 12 मील लंबा होता है और दोनों फौजें ये तैयार। आइए अब बैटलफील्ड की फॉर्मेशंस भी देख लें। मराठों ने अपनी फौज को इस तरह ऑर्गेनाइज किया था कि उन्होंने अपनी आर्टिलरी मरकज में रखी थी, एक मजबूत राइट फ्लैंक और उसके साथ दूसरा लेफ्ट, और बाकी उनकी कैवलरी और इन्फेंट्री अपनी आर्टिलरी की हिफाजत के लिए उसके साथ खड़ी थी। इसी तरह मुसलमानों ने भी अपनी आर्टिलरी बीच में, एक मजबूत सेंटर और राइट और लेफ्ट फ्लैंक, लेकिन आर्टिलरी के पीछे मुसलमानों के शुतर सवार दस्ते रिजर्व में, यानी उनकी जो कैमल माउंटेड आर्टिलरी थी वो रिजर्व में एक तरफ, और 15,000 की हार्डकोर क्रैक ट्रूप्स कि जो बजाते खुद सुल्तान की कमांड में थे, वो आर्टिलरी गन्स के पीछे सुल्तान के साथ खड़े हुए थे। इस फॉर्मेशंस पर जंग का आगाज होता है। पहला चार्ज मराठों का लेफ्ट फ्लैंक करता है। मुसलमानों का राइट फ्लैंक आगे बढ़कर उनसे मैदान जंग के बीच में टकराता है। दोनों फौजों के दरमियान तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला होता है। दो फ्लैंक्स आपस में टकराते हैं, लेकिन मराठे एक चाल के तौर पर या मार खाकर जब पीछे हटते हैं, अपने कैंप में वापस आते हैं, तो मुसलमान कैवलरी मैदान जंग के बीच में खड़ी रह जाती है और इस वक्त मराठा आर्टिलरी इन पर फायर करती है। मुसलमान लिटरली पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उन फ्रेंच गन्स के सामने होते हैं और बहुत बुरी तरह कैजुअलिटीज होती हैं। तमाम वो कैवलरी जो मैदान जंग में मुसलमानों के फ्लैंक से आगे बढ़ी थी, मराठा फ्लैंक को रोकने के लिए तकरीबन तमाम की तमाम मैदान जंग में काम आ जाती है। यह इतना शदीद नुकसान होता है जंग के शुरू में ही कि अब खतरा यह होता है कि शायद आइंदा आने वाली जंग में मुसलमान मराठों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मराठे जब यह देखते हैं कि मुसलमानों को एक फ्लैंक बुरी तरह कोलैप्स हो चुका है, तो अब फुल उनकी कैवलरी गैलप चार्ज करती है और मुसलमानों के मरकज पर अटैक करती है। लेकिन यहां पर एक टैक्टिकल एरर जो मराठास करते हैं वो ये कि अपने लश्कर से निकलते ही घोड़े उनके गैलप स्टार्ट ले लेते हैं और 2 किलोमीटर का फुल गैलप करते हुए जब ये मुसलमान फौज से टकराते हैं तो उनके घोड़े उस वक्त तक हाँप चुके होते हैं
और अपनी कुव्वत और ताकत खो देते हैं। बहुत से तो रास्ते में ही चार्ज में गिर पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 40 से 50 हजार मरहटा फौज बराह रास्त आके मुसलमानों के मरकज से टकराती है तो मुसलमानों का मरकज बीच में से खुलकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक डेस्परेट सिचुएशन मुसलमानों के लिए बन जाती है कि एक तरफ उनका फ्लैंक कोलैप्स हो चुका है, दूसरा फ्लैंक रेजिस्ट कर रहा है मरहटों का, और मरकज खुलकर अलग हो चुका है। इस बात के बावजूद कि मरहटा फौज और उनकी कैवलरी थकती है मुसलमानों से लड़ते हुए, लेकिन फिर भी उनका मोमेंटम इतना होता है कि अब मुसलमान फौज अपने जगह और अपनी सफों को छोड़ चुकी होती है। शाम के तकरीबन 3 बजे तक हालत यह हो चुकी होती है कि मैदान जंग मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका होता है। मराठों को अपनी फतह का इतना यकीन होता है कि वो मजीद प्रेशर मुसलमानों पर बढ़ाने के बजाय जो दस्ते मौजूद होते हैं उन्हीं से काम लेना चाहते हैं। इस वक्त फौजें इस कदर गुत्थम गुत्था होती हैं कि मरहटा आर्टिलरी फायर नहीं कर सकती, और इसके नतीजे में मुसलमानों को एडवांटेज मिल जाता है कि 10 बदस लड़ाई शुरू होने लग जाती है, और 10 बदस लड़ाई में अफगान अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की बुरी तरह कोशिश करते हैं। यहां पर अब सूरत हाल यह होती है कि मुसलमानों की रिजर्व फौज एक्सपोज हो चुकी होती है, सुल्तान उसके सामने खड़े होते हैं, मरकज खुल चुका है, एक फ्लैंक कोलैप्स्ड है और सिर्फ एक फ्लैंक स्टेडी होल्ड कर रहा होता है मराठा अटैक के सामने। अब वक्त होता है अपने रिजर्व को लॉन्च करने का। अहमद शाह अब्दाली अपने 15,000 हार्डकोर फाइटर रिजर्व से, जो आर्मर प्लेटेड होता है, यानी घोड़ों के ऊपर चमड़े, मजबूत चमड़े डले होते हैं जिन पे लोहे की कीलें डली होती हैं ताकि इन पे तीरों और तलवारों का असर ना हो, इस कैफियत में 5,000 कैवलरी अपने राइट फ्लैंक को सपोर्ट करने के लिए भेजे जाते हैं जो कि कोलैप्स हो चुका होता है, और साथ अपने तमाम कैमल माउंटेड आर्टिलरी को हुक्म दिया जाता है कि वो आगे बढ़े और इस सफों के बीच में खड़े होकर मराठा फौज पर फायर शुरू करे। देखिए, कैमल माउंटेड आर्टिलरी का फायदा यह होता है कि मुसलमान आर्टिलरी अपनी इन्फेंट्री के सरों के ऊपर से फायर कर सकती है, जबकि दुश्मन की आर्टिलरी इसलिए फायर नहीं करती कि उसके सामने उसके अपने कैवलरी और इन्फेंट्री खड़े होते हैं। दुश्मन की आर्टिलरी बंद हो जाती है, मुसलमान फायर करना शुरू करती है उस कैवलरी पे जो पीछे से आना शुरू होती है मरहटा लश्कर से मुसलमानों के फ्लैंक्स को एंगेज करने के लिए। साथ ही अहमद शाह अब्दाली अपने 10,000 क्रैक ट्रूप्स को, जो कैवलरी माउंटेड होते हैं, उनको हुक्म देते हैं कि वो जो मुसलमानों का मरकज खुल गया है और बीच में मरहटे आ गए हैं, इसको हटाकर मुसलमानों के मरकज को दोबारा बंद कर दिया जाए। 10,000 ट्रूप्स पूरे गैलप करके हमला करते हैं और इतना शदीद दबाव डालते हैं मरहटों पे कि मरहटे पीछे हटा दिए जाते हैं और एक दफा फिर मुसलमानों का मरकज क्लोज हो जाता है। जब मुसलमानों की फ्रंट लाइन दोबारा सिक्योर होती है और 5,000 ताजा दम दस्ते कि जो सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं जंग में अपने शिरकत का, वो थके हुई मरहटा फौज पर दोनों फ्लैंक से हमला शुरू करते हैं, तो कैफियत यह होती है कि मरहटों के पांव उखड़ना शुरू हो जाते हैं। इस बात के बावजूद कि उनको इनिशियली टैक्टिकल एडवांटेज होता है, 15,000 ताजा दम फौजों के आने की वजह से जंग का पासा अब मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हक में पलटने लगता है, और साथ साथ कैमल माउंटेड आर्टिलरी उनकी कैवलरी को इस तरह इंगेज करती है कि अब मरहटा कैवलरी भी अपनी फंसी हुई इन्फेंट्री की मदद नहीं कर सकती। यह बात नोट कीजिएगा कि अभी तक होने वाली तमाम तर जंग मुसलमानों के कैंप में हो रही थी, मरहटा कैंप तक अभी जंग पहुंची भी नहीं थी। लेकिन मरहटों ने जो हिमाकत की थी वो ये कि उनको अपनी फतह का इतना यकीन था कि उन्होंने कोई रिजर्व नहीं रखे थे। तमाम दस्ते वो बहुत पहले ही मुसलमानों के कैंप पर भेज चुके थे और तमाम मरहटा फौज या थक चुकी थी या काटी जा चुकी थी। मजबूरन उनके कमांडर इन चीफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि अपने छोटे से बॉडीगार्ड दस्ते के साथ हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठे और बजाते खुद मैदान जंग में आए उसकी कमांड करने के लिए। जो बड़े बड़े मरहटा कमांडर्स थे जंग में मारे जा चुके थे और अब कमांडर इन चीफ को खुद उतर कर आना पड़ा, और जब हाथी के ऊपर कमांडर इन चीफ को न देखा गया तो मरहटा फौज में खुद पैनिक फैल गया। वो ये समझे कि शायद कमांडर इन चीफ फरार हो गया। साथ एक और कयामत उन पर यह टूट पड़ी कि चंद 100 अफगान कैदी भी मराठा कैंप में मौजूद थे जो कि उनकी आर्टिलरी के पीछे कैद करके रखे गए थे। जब यह पैनिक और कंफ्यूजन और हथियार उठाकर पुश से मराठा फौज पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि उनकी तादाद सिर्फ चंद 100 थी, लेकिन उस पैनिक और कंफ्यूजन में मराठे ये समझे कि शायद कोई बहुत बड़ी तादाद ने उनके ऊपर पुश से हमला कर दिया। फौजी इस्तिलाह में इट वॉज अ कंप्लीट राउट, मुकम्मल तौर पर शिकस्त और तबाही और रिट्रीट में मराठा फौज चली जाती है। लुत्फ की बात यह है कि उनका सेंटर, उनका मरकज और आर्टिलरी गन्स अभी तक अपनी जगह पर इंटैक्ट होती हैं। उनके फ्लैंक्स तबाह होते हैं और फ्लैंक्स जो कि रिजर्व भी उन्हीं में थे, जब वो रिट्रीट करते हैं
तो आर्टिलरी गन्स अपनी जगह पर खड़ी मुसलमानों के हाथ में आ जाती हैं। जब दुश्मन की बैटरी पोजीशंस, गन एरिया मुसलमानों के कब्जे में आ जाता है, तो यह वो वक्त होता है कि जब मुकम्मल तौर पर मरहटा फौज कुचल दी जाती है। सिर्फ 15,000 फौज जान बचाकर भागने में कामयाब होती है और ग्वालियर के किले में पनाह लेती है। शिवाजी जो मरहटों के सरबराह थे, वो रास्ते में होते हैं कुमक लेकर जब उनको अपनी फौज की तबाही की इत्तला मिलती है। वो इस कदर शौक में चला जाता है कि कुछ अरसे बाद दुख से उसका इंतकाल हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली अपनी कैवलरी को हुक्म देते हैं कि पूरे इलाके में फैल जाएं और तमाम भागते हुए मरहटों को या गिरफ्तार कर लिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। इस कदर मुकम्मल स्लॉटर होता है कि तकरीबन 70,000 से ज्यादा मरहटा, उनकी तमाम एलीट कोर, उनके तमाम कमांडर्स और उनकी तमाम प्राइड यानी उनकी फ्रेंच डिजाइन आर्टिलरी गन्स मुसलमानों के हाथ लग जाते हैं। इस कदर माल गनीमत मुसलमानों को मिलता है कि इससे अंदाजा कीजिए कि सिर्फ 50,000 घोड़े होते हैं, 500 हाथी और 1500 ऊंट और 22,000 से ज्यादा कैदी मुसलमान गिरफ्तार करते हैं। इस कदर मुकम्मल तबाही के बाद मरहटों के वो तमाम ख्वाब कि जो वो काबुल और कंधार तक अपनी हुकूमत को फैलाना चाहते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। वक्ती तौर पर मुसलमानों को मरहटों के फितने और फसाद से निजात मिल जाती है। अहमद शाह अब्दाली आगे बढ़कर दिल्ली में दाखिल होते हैं और दोबारा एक मुगल बादशाह शाह आलम को तख्त पर बिठाते हैं। साथ ही शाह वलीउल्लाह की खिदमत में हाजिरी देकर अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं, जिसको जॉब वेल डन कहा जाता है। दिल्ली पर शाह आलम को बिठाने के बाद अहमद शाह अब्दाली शाह वलीउल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। शाह वलीउल्लाह इसके बाद सिर्फ 1 साल और जिंदा रहते हैं और 1762 में आपका इंतकाल हो जाता है। जो मिशन और जो ड्यूटी शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को दी थी, वो उस मुजाहिद ने, इस गाजी ने बहुत मोहब्बत, प्यार और एफिशिएंसी से अंजाम दी। दिल्ली पर मुगल बादशाह को बिठाने के बाद जब इंतजामी उमूर से अब्दाली फारिग होते हैं, तो उस कासिद को तलब करते हैं जो शाह वलीउल्लाह का खत लेकर इनके पास कल्लात पहुंचा था। मालूम यह होता है कि मरहटों ने उस कासिद को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया होता है। अब्दाली को बहुत दुख होता है, उसके बीवी और बच्चों को बुलाते हैं, उन पर शफकत का हाथ रखते हैं और उनकी किफालत का इंतजाम किया जाता है। तमाम मुसलमान उलमा उस वक्त दरखास्त करते हैं अब्दाली से कि आप खुद दिल्ली को अपनी सल्तनत में शामिल कर लीजिए, क्योंकि यह अंदेशा अपनी जगह कायम होता है कि मुगल हुकूमत आइंदा आने वाले खतरात का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मगर अहमद शाह अब्दाली सिर्फ एक ड्यूटी को पूरा करने के लिए और मुसलमानों को मरहटों के शर से बचाने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। उनका कोई मकसद नहीं होता कि हिंदुस्तान की रियासत पर मुगलों को माजूल करके कब्जा कर लिया जाए। आप अपने कैदियों और अल्लाह की तरफ से दी हुई गनीमत को लेकर दोबारा अफगानिस्तान लौट जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली तारीखी तौर पर इसलिए भी बहुत अहम है कि ये वो आखिरी अफगान हुक्मरान होते हैं जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पर हमला करते हैं। पिछले 1000 साल से जो मुसलमान महमूद गजनवी के दौर से अफगानिस्तान के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल होते रहे थे, अहमद शाह अब्दाली आखिरी हुक्मरान थे कि जब लौट के गए तो उसके बाद अफगानिस्तान से कोई मुसलमान हुक्मरान हिंदुस्तान की मदद के लिए दोबारा नहीं आया। जैसे कि खतरा था, मुगल हुक्मरान इस काबिल नहीं रह गए थे कि आने वाले खतरात का मुकाबला कर सकते। मराठों ने एक दफा फिर कुछ अरसे के बाद सर उठाना शुरू किया, लेकिन वाज़े तौर पर और मुकम्मल हतमी शिकस्त मराठों को तकरीबन 50 साल के बाद अंग्रेजों के हाथ उठानी पड़ी। दूसरी तरफ मुगल हुकूमत का जवाल जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता 1857 में बहादुर शाह जफर की आखिरी हुकूमत के खात्मे के चिराग मुकम्मल तौर पर गुल कर दिया जाता है। अहमद शाह अब्दाली के लौट जाने, मराठों की ताकत के टूट जाने और मुगल हुकूमत की कमजोर होने की वजह से सिखों को मौका मिलता है कि अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें और पंजाब के बहुत बड़े इलाके पर वो दोबारा कब्जा कर लेते हैं, हत्ता के फैलते फैलते पेशावर तक जा पहुंचते हैं। 1849 में बिल आखिर सिखों को अंग्रेजों से शिकस्त होती है और इस पूरे इलाके पर अंग्रेजों का तसल्लुत हो जाता है। पानीपत की लड़ाई के बाद कोई ऐसी ताकत हिंदुस्तान में मौजूद नहीं रहती जो अंग्रेजों की राह में रुकावट बन सके। अंग्रेज बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं उस तमाम कमजोरी का कि जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजे, महाराजे और कुव्वतें आपस में टकराने की वजह से अंग्रेजों को रास्ता दे रही होती हैं। बंगाल वो पहले ही ले चुके होते हैं और अब साजिश और गद्दारी का रुख
دوسرے علاقوں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ احمد شاہ ابدالی کی پانی پت کی تیسری لڑائی اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ مسلمان تہذیب اور تمدن میں یہ وہ آخری کیمپین ہوتی ہے جس میں مسلمان اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر ایک ایگریسو کیمپین کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان میں لڑی جانے والی تمام جنگیں مسلمانوں کی طرف سے ڈیفینسو وارز ہوتی ہیں یا وارز آف ریزسٹنس ہوتی ہیں۔ انگریزوں کے پھیلنے کی وجہ سے، مغلوں کے زوال کی وجہ سے اور تمام مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں جیسے حیدرآباد سے انگریزوں کو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان مزاحمتی تحریکوں کو کچلنے لگے۔ سکھوں کے خلاف سید احمد شہید کی تحریک کچھ عرصے بعد پیدا ہوتی ہے اور 1831 میں بالا کوٹ کی لڑائی میں اس تحریک کو بھی کچل دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بنگال کی فتح کے بعد انگریزوں کو جس شیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو حتمی طور پر ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے انگریزوں کے مقاصد کے سامنے، وہ شیر میسور سلطان فتح علی ٹیپو ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ٹیپو سلطان کی ہیروئک تاریخ پر بات کریں گے۔